जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज एक बार फिर से आप लोगों को लेटेस्ट जानकारी करंट अफेयर्स की इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, सारी की सारी जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसी जानकारी को आप जरूर नोट कर लिया कीजिए ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। और करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर आसानी से एग्जाम्स में दे सके। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो साथियों, सबसे पहली जानकारी थाईपुसम। अब दोस्तों, ये थाईपुसम क्या है तो जरा मैं आपको बता दूं। थाईपुसम दरअसल एक त्यौहार है दोस्तों। इसे एक त्यौहार कह लीजिए या इसे एक उत्सव कह लीजिए। अब दोस्तों, थाईपुसम त्यौहार या थाईपुसम उत्सव जो है ये संबंध रखता है तमिलनाडु राज्य से। जरूर याद रखेंगे, तमिलनाडु राज्य से यह संबंध रखता है। तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है थाईपुसम। अब दोस्तों, इस त्यौहार के दौरान भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भगवान मुरुगन, जी हाँ, भगवान मुरुगन, जिसे दोस्तों हम लोग भगवान कार्तिक के नाम से भी जानते हैं, कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान कार्तिकेय की मुख्य रूप से पूजा जो है इस त्यौहार के दौरान की जाती है। और एक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन से राज्य से संबंध रखता है? तमिलनाडु से। जानकारी दे दूं आपको, पिछले 11 फरवरी को इस उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। और देश भर में रहने वाले जितने भी तमिल हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, ऐसे सारे के सारे लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। साथियों, कौन सा त्यौहार? थाईपुसम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगली जानकारी है F-35 लड़ाकू विमान को लेकर। अब दोस्तों, F-35 लड़ाकू विमान ये कौन सा विमान है, कैसा विमान है? तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है। अब दोस्तों, ये जो F-35 लड़ाकू विमान है ये अत्याधुनिक तकनीकों से लैस एक लड़ाकू विमान है और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है और भारत को इसकी पेशकश अमेरिका के द्वारा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे, उस दौरान ऐसी पेशकश अमेरिका की ओर से भारत के लिए रखी गई है। अब साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है और ये जो लड़ाकू विमान है ये बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, स्टेल्थ तकनीक से इसे बनाया जा रहा है। दोस्तों, अब ये जो स्टेल्थ तकनीक से इसका निर्माण हो रहा है तो इस वजह से ये राडार के पकड़ में भी नहीं आता है। ये इसकी एक अपनी खास विशेषता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, F-35 लड़ाकू विमान का संबंध कौन से देश से है? तो अमेरिका से है। साथियों, F-35 की अपने 3 अलग अलग संस्करण है। जैसे इसके 3 अलग अलग संस्करण के कौन से नाम है? तो F-35A, F-35B एंड F-35C। ये ऐसे 3 अलग अलग संस्करणों में उपलब्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी देखते हैं। दोस्तों, अगली जानकारी है लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 को लेकर। अब साथियों, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 ये जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा। जी हाँ, विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा LPI, जी हाँ, यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। और अब इस सूची में भारत का स्थान कितना है? तो इस सूची में भारत 38वें स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 38वां है। भारत 38वें स्थान पर है। दोस्तों, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में उन्नत तकनीक, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन को लेकर के भारत का जो ये रैंक है इसमें 6 स्थान का सुधार हुआ है। अर्थात इससे पहले भारत का जो रैंक था ये 44वां था, लेकिन इस बार के प्रदर्शन सूचकांक में देखा जाए तो भारत का रैंक कितना है? 6 स्थान का फायदा भारत को हुआ और भारत इस वक्त कितने स्थान पर आ गया? तो 38वें स्थान पर आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी है साथियों, शिखर धवन चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर नियुक्त। अब दोस्तों, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी अर्थात क्रिकेट के टूर्नामेंट की बात हो रही है। दोस्तों, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये होने वाला है। कहाँ होने वाला है? तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी संयुक्त रूप से, आपको मैं बता दूं, 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक, 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक इसका आयोजन 2 देशों को मिलाकर होगा। संयुक्त रूप से 2 देश इसका आयोजन कर रहे हैं। कौन कौन से देश?
तो एक है पाकिस्तान और दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ये दो देश कॉमन रूप से मिलकर इसका आयोजन का मेजबानी कर रहे हैं। अब दोस्तों आयोजन कब से कब तक होना है, तो 19 फरवरी से 9 मार्च तक होना है। और इस प्रतियोगिता के लिए भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज, भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शिखर धवन को चैंपियंस ट्रॉफी का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एम्बेसडर के रूप में 3 अन्य खिलाड़ियों की भी नियुक्ति की गई है। अब ये 3 खिलाड़ी कौन कौन से, इनके नाम मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप गौर से देख लेंगे। साथियों सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी है शेन वॉटसन। पाकिस्तान के खिलाड़ी है सरफराज अहमद। और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज रहे हैं दोस्तों टीम साउदी। जी हाँ, टीम साउदी। ये 3 खिलाड़ी और हैं जिनको कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ब्रांड एम्बेसडर या एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऐसे अगर शिखर धवन को हम लोग ले ले तो कुल मिलाकर कितने खिलाड़ियों की संख्या हो गई, 4 खिलाड़ियों की संख्या हो गई। एक हो गए शिखर धवन जो कि अपने भारत से है। शेन वॉटसन कहाँ से है दोस्तों, तो शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से है। सरफराज अहमद का संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध पाकिस्तान से है। और टीम साउदी का संबंध कहाँ से है, तो टीम साउदी का संबंध दोस्तों न्यूजीलैंड से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी का 17वां स्थापना दिवस की जानकारी यहां से आ रही है। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि पिछले 13 फरवरी को राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब साथियों चूंकि ये एक प्रकार का प्रशिक्षण अकादमी है, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं एक ट्रेनिंग एकेडमी है। और इस ट्रेनिंग एकेडमी का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है साथियों सांख्यिकीय प्रणाली के क्षेत्र में काम कर रहे जितने भी सांख्यिकीयविद हैं, जितने भी सांख्यिकीय क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी हैं, ऐसे लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना, ऐसे लोगों को और भी ज़्यादा दक्ष करना, उनको कुशल करना, उनको स्किल्ड करना मुख्य रूप से इस अकादमी का उद्देश्य होता है। और इसका स्थापना दिवस जो है वो पिछले दिनों 13 फरवरी को साथियों मनाया गया। चलिए आगे चले हम लोग और अगली जानकारी पनडुब्बी मत्स्य 6000 को लेकर। अब दोस्तों पनडुब्बी मत्स्य 6000, अब ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मत्स्य 6000 ये एक पनडुब्बी है दोस्तों, ये एक मानव युक्त पनडुब्बी है। ये एक मानव युक्त पनडुब्बी है और इसका निर्माण दोस्तों अब किसके द्वारा हो रहा है, तो इसका निर्माण साथियों किया जा रहा है, यहां पर मैं आपको बता दूं इसका निर्माण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जी हाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो पनडुब्बी है इसका निर्माण मुख्य रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। और ये पनडुब्बी 3 व्यक्तियों को लेकर, जी हाँ ये पनडुब्बी 3 व्यक्तियों को लेकर 6000 मीटर की गहराई तक जाने में अपनी क्षमता रखता है। इसकी क्षमता कितनी होगी, 6000 मीटर गहराई तक जाने की इसकी क्षमता होगी और इस वजह से इसका नाम मत्स्य 6000 भी है। जी हाँ ये 6000 मीटर से आप संबंध जरूर यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। तो मत्स्य के साथ में कौन सी संख्या जोड़ी गई है, 6000, और इसकी क्षमता कितनी होगी, 6000 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता होगी और 3 व्यक्तियों को ये अपने साथ ले जा सकेगा। साथियों निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। बहुत ही सुर्खियों में रहा यह खबर और आपको बता दूं कि मणिपुर में साथियों पिछले दिनों वहां पर एक राजनीतिक उठापटक हुई है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों मणिपुर के सीएम, नाम क्या था उनका, एन बीरेन सिंह, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ये कौन थे, ये सीएम थे मणिपुर के, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद कोई भी राजनीतिक दल जो है वो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं जुटा सका। जिस प्रकार वहां पर देखा गया कि वहां पे एक राजनीतिक अस्थिरता खड़ी हो गई और वहां पे संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया। तो इस तरीके से मणिपुर में
राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई साथियों। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा साथियों अनुच्छेद 356 के तहत लगाई गई। ठीक है, ये जरूर याद रखना है। पॉलिटिकल साइंस का भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई है और राष्ट्रपति की आपातकालीन संबंधी शक्तियों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 352 से लेकर 360 के मध्य मिलता है, जिसमें कि अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, जबकि अनुच्छेद 360 के माध्यम से वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जाती है। तो इस तरीके से साथियों मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और अनुच्छेद इसका कौन सा आएगा, तो इसका अनुच्छेद 356 हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति की शासन की घोषणा की जाती है। अब दोस्तों किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बारे में एक और जानकारी आप जरूर लेकर जाएंगे यहाँ से। ये जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, राष्ट्रपति अपने मन से ऐसा नहीं करते, बल्कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ऐसा निर्णय लेते हैं। तो राज्यपाल के सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान हमारे देश के संविधान में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब यहां से चीन में मिला सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म। साथियों यहां पर जानकारी आप ले लेंगे। चीन, जी हाँ, चीन हमारा पड़ोसी देश और यहां पर सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म जो है ये मिला है। दोस्तों पिछले दिनों आपको मैं बता दूं कि चीन में करीब 149 मिलियन वर्ष पुराना 149 मिलियन वर्ष पुराना ऐसे दो पक्षियों के जीवाश्म जो है ये प्राप्त हुए हैं कहाँ, चीन में। तो आंसर जरूर याद रखेंगे दोस्तों, चीन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से अब स्टार्ट होता है हमारा क्विज का सेक्शन। दोस्तों पहला प्रश्न है, थाई पुषम त्योहार का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है। अब दोस्तों थाई पुषम की जानकारी मैंने आपको दी कि पूरे दुनिया भर में तमिल हिंदू जो लोग हैं ऐसे लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। भगवान मुरुगन की पूजा इसमें की जाती है और पिछले 11 फरवरी को तमिलनाडु में इस त्यौहार का आयोजन किया गया। आंसर ए होगा आपका तमिलनाडु। थाई पुषम का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से है। किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कौन सा लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है। अब साथियों यहाँ पर लड़ाकू विमान की बात हो रही है। मैंने आपको बताया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से निर्मित F-35, जी हाँ F-35 लड़ाकू विमान ये भारत को दिए जाने की पेशकश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 38वीं। भारत को 6 स्थान का फायदा हुआ है और पिछले बार भारत साथियों कितने क्रम पर रहा था, तो पिछले बार इस सूचकांक में भारत का स्थान कितना था, 44वां था, लेकिन इस बार भारत का स्थान कितना है, 38वां है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे चले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के राजदूत नियुक्त किए गए। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात हो रही है। दोस्तों मैंने आपको 4 अलग अलग खिलाड़ियों के नाम बताए थे, लेकिन यहां पर आपको सारे जो नाम आप देख रहे हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक नाम को आपको आंसर के रूप में बताना है कि आखिरकार इन चारों में से वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए राजदूत के रूप में या एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शिखर धवन। जी हाँ, ऑप्शन ए शिखर धवन इसका सही उत्तर होगा। और 3 खिलाड़ियों के नाम कौन कौन से थे, शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, टिम साउदी जो कि न्यूजीलैंड से है और सरफराज अहमद जिनका संबंध कौन से देश से, पाकिस्तान से। और शिखर धवन कहाँ से है, तो ये हमारे भारत के दिग्गज क्रिकेटर रह चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। अब दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी का स्थापना दिवस पिछले दिनों मनाया गया। तो ये कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़े। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी कौन सी है दोस्तों। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी कौन सी है, मत्स्य 6000। जानकारी मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में दे रखी है। मत्स्य 6000 और 6000 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखता है, इस वजह से इसके नाम के साथ में 6000
जो डिजिट है यह फिक्स किया गया है। चलिए आगे चले हम लोग दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी मैंने आपको बताया 149 मिलियन वर्ष पुराना 2 पक्षियों का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। कौन से देश से? चीन से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, चीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? तो दोस्तों मैंने आपको जानकारी पहले ही दे रखी है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला पेज आप लोगों के लिए आज का प्रश्न के रूप में, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। दोस्तों आज का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती? अब भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती, इसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हो, पिछले वीडियो में जाइए, आपको इस प्रश्न का उत्तर वहां से मिल जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी आदित्य मेहता, ऑप्शन सी गीत सेठी एंड ऑप्शन डी सौरव कोठारी। क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना उत्तर दे जाइए। दोस्तों आपके उत्तर की मुझे बहुत ही उम्मीदों के साथ काफ़ी मैं प्रतीक्षा करता हूं कि आप लोग इसका उत्तर देंगे, और मुझे ये विश्वास होता है कि आप लोग हमारे चैनल से लाभ उठा रहे हैं, और इसीलिए मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा भी होती है। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण वीडियो, एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से यूं ही लगातार प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों आप सभी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शानदार तरीके से यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।